कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को हराने के सपने देखने शुरू किए। जिसको देखिए उसको यही सपना आ रहा है कि मोदी तो गए, अब हम आ रहे हैं। सपने देखने में कोई बुराई नहीं, और सपने देखने पर किसी का एकाधिकार भी नहीं है, तो जिसको मन वो देख सकता है। लेकिन सपने और सच्चाई का अंतर भी समझना बहुत जरूरी है। और आज की डेट की सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी से टक्कर लेना अब भी कांग्रेस और विपक्ष के लिए बहुत दूर की बात नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों के काम करने के तरीके का फर्क, एक तरफ मोदी जी का काम करने का तरीका है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी का है। ये जो फर्क है वो पब्लिक देख रही है, और उसकी वजह से ही नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है। क्योंकि एक तरफ वो नरेंद्र मोदी का मॉडल देखती है, दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्ष का मॉडल देखती है, कंपेयर करती है, और जैसे ही कंपेयर करती है नरेंद्र मोदी का ग्राफ चढ़ जाता है। आप अभी का उदाहरण देख लीजिए। 5 दिन से कांग्रेस के अंदर उठापटक मची हुई है। सबको पता है कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुझे बना दो की लड़ाई चल रही है। 2 नेता खुलकर अपनी दावेदारी जता रहे थे, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। मीटिंग पे मीटिंग चल रही है, दिल्ली बुलाओ, इधर बुलाओ, वो उससे मिल रहा है, वो इससे मिल रहा है। दावेदारों को एक डील पर राजी करने में पसीने छूट गए। आखिर में जाकर किसी तरह से फाइनल डील हो पाई, और ये कैसे हुई ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एक तरफ ये कांग्रेस का मॉडल है, सबको कुर्सी चाहिए भाई, किसी को कुर्सी के नीचे कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना है, सबको सत्ता चाहिए। ये सबसे बड़ी बीमारी है कांग्रेस की। इतने साल सत्ता में रहने के बावजूद कुर्सी को जो लेकर इनका लस्ट है, जो कुर्सी से चिपकने का भाव है, वो जा ही नहीं रहा। और यही चीज पब्लिक देखती है कि ये तो नरेंद्र मोदी में नहीं दिख रहा भाई। वहां आप देखिए क्लियर विजन दिखता है। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक अपने कानून मंत्री को हटा दिया पद से। कानून मंत्रालय भी हेवीवेट मंत्रालय माना जाता है, और ऐसे अहम मंत्रालय के मंत्री को अचानक हटा देना, यह फैसला कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था कि किरण रिजिजू को हटा दिया ऐसे ही। लेकिन आप देखिए कि इस फैसले पर सरकार से लेकर बीजेपी के संगठन तक में एक चूं तक नहीं हुई, विरोध की कोई आवाज भी नहीं उठी, बल्कि जो मंत्री हटाए गए वो तो धन्यवाद कह के गए। तो पब्लिक देख रही है कि एक तरफ कुर्सी के लिए लड़े मरे जा रहे हैं, दूसरी तरफ जिसको लगता है कि ठीक है उस कुर्सी पे बैठाना चाहिए उसको बैठा देते हैं। हटने वाला भी कोई विरोध नहीं करता, कहता हाँ भाई ठीक है, जब तक मिला सेवा करने का मौका मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो फैसला किया उसमें उन्होंने किरण रिजिजू जो कानून मंत्री थे उन्हें उनके पद से हटाकर उनकी जगह अर्जुन मेघवाल को कानून मंत्री बनाया। अर्जुन मेघवाल अभी संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं, इसके साथ वो अब कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। किरण रिजिजू को अर्थ साइंसेज मंत्रालय का जिम्मा दे दिया गया। पहले यह मंत्रालय जितेंद्र सिंह के पास था, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ कानून मंत्रालय में राज्य मंत्री एसपी बघेल, उनका भी विभाग बदल दिया गया, अब वो स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री बना दिए गए। एसपी बघेल का विभाग इसलिए बदला गया क्योंकि अर्जुन मेघवाल को कानून मंत्रालय में राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार मिला है, और जब किसी मंत्रालय की जिम्मेदारी स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री को दी जाती है तो फिर कोई डिप्टी नहीं होता भाई, वो स्वतंत्र प्रभार है, वो अपना संभाल रहे हैं। तो इसलिए एसपी बघेल का भी डिपार्टमेंट बदल दिया गया। इतना उलटफेर हो गया, लेकिन आपने कुछ भी सुना कि अरे मुझे कैसे हटा दिए, मुझे ये क्यों दिए, ये तो हैवीवेट मंत्रालय था, ये तो हल्का दे दिए, अरे ये क्या चल रहा है? कुछ नहीं भाई, जहां मौका मिल रहा है वहां काम कीजिए, बस ये हिसाब है। देश के लिए काम करना है, इस पे बैठ के कीजिए, उस पे बैठ के कीजिए। किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाया गया तो उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया, कोई ऐसा बगावती बयान नहीं दिया, बल्कि किरण रिजिजू ने सबका धन्यवाद कर दिया। नए कानून मंत्री बने अर्जुन मेघवाल को बधाई भी दी। किरण रिजिजू ने ट्वीट किया और लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री के तौर पर कानून मंत्रालय का जिम्मा संभालना गर्व की बात रही। उन्होंने देश के जुडिशियल सिस्टम की भी तारीफ की, जिससे उनका इतना टकराव चला, उस जुडिशियल सिस्टम की तारीफ करके गए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को धन्यवाद करके गए, जबकि एकदम तनातनी का माहौल था, लेकिन उनको भी धन्यवाद बोलकर गए। सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस और हाई कोर्ट के सभी चीफ जस्टिस और बाकी जजों को धन्यवाद बोले। लोअर जुडिशरी, लॉ ऑफिसर, सबको धन्यवाद बोल के गए। जो नागरिकों को न्याय देने और लीगल सर्विस में जुटे हुए लोग हैं उनको थैंक यू बोला। कहा कि नए मंत्रालय में पीएम मोदी के विजन को पूरा करने के लिए उत्साह के साथ प्रयास करें। उधर आप कांग्रेस का हाल देख लीजिए, ये तो हो गया मोदी मॉडल। ऐसा क्या, इनको कोई बहुत अच्छा तो नहीं लगा होगा कि भाई कानून मंत्री से जो है वो दूसरा पद, लेकिन जो अच्छा नहीं लगा वो अंदर रखकर देश के लिए काम करना है। उधर आप कांग्रेस का हाल देखिए, डीके शिव कुमार कर्नाटक का सीएम बनने के लिए आखिरी वक्त तक अड़े रहे।
नहीं हम ये नहीं वो नहीं, फॉर्मूला निकल रहा है, तुम एक काम करो, तुम ये ले लो, तुम वो रख लो, तुम्हारा इसका मंत्री बना देते हैं, तुमसे पूछ करिए। मतलब पब्लिक देख रही है चल क्या रहा है भाई, लूट मची हुई है क्या, लूटा लूटी कुर्सी के लिए चल रही है। कांग्रेस कर्नाटक के सीएम पद पर फैसला ही नहीं ले पा रही थी। सूत्रों के मुताबिक जब डीके शिव कुमार सीएम पद से कम पर मान ही नहीं रहे थे, तो आखिरकार सोनिया गांधी को दखल देना पड़ा, ये सोर्सेस कह रहे हैं। सोनिया गांधी ने डीके शिव कुमार को फोन किया, उसके बाद डीके शिव कुमार ने डिप्टी सीएम का ऑफर स्वीकार कर लिया, ये सोर्सेस कह रहे हैं। सोनिया गांधी को डीके शिव कुमार बहुत सम्मान देते हैं, मानते हैं, लेकिन राहुल गांधी की पसंद सिद्धारमैया थे, जो हमने आपको पहले भी बताया था, और अभी राहुल गांधी की चल रही है, इसलिए डीके का दावा कमजोर पड़ गया। तो सोनिया गांधी को समझाना पड़ा कि सुनो भाई, तुम ही पीछे हट जाओ, फैसला हो गया। लेकिन डीके शिव कुमार लगातार ये मैसेजिंग कर रहे थे कि सीएम पद पर उनका दावा करना उनका अधिकार है, क्योंकि पार्टी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। कर्नाटक में जीत उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए मिली है। लेकिन इतना सब करने के बावजूद जब डीके को सीएम नहीं बनाया जा रहा था, तो वो लगातार पार्टी पर दबाव बना रहे थे। वो सीएम पद से कम पर मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। वो डिप्टी सीएम की पोस्ट तक लेने को तैयार नहीं हो रहे और आखिर तक अड़े रहे। आप सोचिए इन लोगों के लिए डिप्टी सीएम का पोस्ट कितना हल्का लगता होगा इनको, कि डिप्टी सीएम बनने को तैयार नहीं, जबकि सिद्धारमैया कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, सीनियर नेता है। अभी आपको बीजेपी का एग्जांपल दूंगा। इस टकराव के बीच जब सोनिया गांधी का फोन गया, तब डीके को हाईकमान के फैसले के सामने सरेंडर करना पड़ा, यह कहा जा रहा है। उनकी मजबूरी उनके बयान में भी दिखती है। कर्नाटक के सीएम पर फाइनल फैसला आने के बाद डीके शिव कुमार ने कहा कि आगे लोकसभा चुनाव है, इसलिए वो कांग्रेस अध्यक्ष और गांधी परिवार के सामने झुक रहे हैं और पार्टी के हित में ऐसा कर रहे हैं। मतलब ये बता रहे हैं कि भाई देखो आगे चुनाव है, इसलिए ऐसा कर दिया, वरना करता नहीं मैं। डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश ने भी कहा कि वो इस फैसले से खुश तो नहीं है, लेकिन इसे स्वीकार करना होगा। हम देखेंगे और इंतजार करेंगे कि आगे क्या होगा। सुनिए एक बार डीके शिव कुमार के भाई। I don't think I am fully happy, but in the interest of the Karnataka, what commitment we have given to the people of Karnataka, Kannadigas, we wanted to fulfill. So that's why the party and Mr. D.K. Shivakumar, everybody has to accept. In future, we will see. Let us see. Long run to go. You will wish you want to see your brother as a CM of Yes. Karnataka? I wish him, but it didn't happen. No, we will wait and see. मतलब ये देखकर पब्लिक को ऐसा लग रहा है कि चुनाव इसलिए नहीं लड़ा गया कि भाई पब्लिक के लिए कुछ करना। चुनाव इसलिए लड़ा गया, सबको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कैसे सीएम बन जाऊं। यही बात पब्लिक जो देखती है कि कांग्रेस में क्या है, उधर मोदी मॉडल में क्या है। एक तरफ कांग्रेस में ये सब चल रहा है, दूसरी तरफ आप बीजेपी को देखिए। उनके यहां एक फैसला होता है और उसे सब मान लेते हैं। मनाने, ऑफर देने, इसका कोई चांस ही नहीं किसी को मिलता है भाई। आपको कुछ उदाहरण याद दिलाता हूं। जैसे असम का उदाहरण याद कीजिए। 2021 में जिस सिटिंग सीएम सर्बानंद सोनोवाल सिटिंग सीएम थे, उनके रहते हुए चुनाव जीता असम, और चुनाव के बाद सिटिंग सीएम को हटा दिया बीजेपी ने, केंद्र में लाकर बैठा दिया और वहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा को सीएम बना दिया। लेकिन कहीं कोई बगावत नहीं हुई। सर्बानंद सोनोवाल ने यह नहीं कहा कि भाई मैं तो सीएम था, मेरे रहते हुए चुनाव जीते, ये हेमंत कैसे बनेगा, ये तो कांग्रेस से आया। कुछ नहीं, जिसको जहां जिम्मेदारी मिली वो वहां सेट हो गया। आज देखिए हेमंत जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसकी चर्चा है देश भर में। गुजरात में चुनाव से एक साल पहले सीनियर नेता और सिटिंग सीएम विजय रूपाणी को हटा दिया बीजेपी ने। पूरी कैबिनेट ही हटा दी भाई। नया सीएम भूपेंद्र पटेल बना दिए गए, जो कैबिनेट में भी नहीं थे और पहली बार ही विधायक बने थे। लेकिन कोई चूं चपड़ नहीं, और देखिए बीजेपी वहां रिकॉर्ड जीत हासिल करती है। हाल ही में महाराष्ट्र का उदाहरण देखिए। देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी शिवसेना के गठबंधन की सरकार में 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके थे, उन्हें बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के गठबंधन की सरकार में डिप्टी सीएम बना दिया गया। डिप्टी सीएम, जो पद को डीके शिव कुमार जो है वो ऐसा लग रहा है कि लेना कोई छोटी बात हो जाएगी। वो डिप्टी सीएम, जो आदमी सीएम रह चुका है, वो डिप्टी सीएम बन गया एक सरकार के अंदर। कितने मीम बने, कितने लोगों ने कहा कि देखिए सरकार बनाने के लिए इनका पद जो है वो नीचे कर दिया। नहीं,
बोले कि भाई हमको काम मिला है, हम ये करें। भाई एक ये मॉडल है, हर आदमी का एक रोल है। अब कोई क्रिकेट टीम है, उसमें लड़ाई हो जाएगी, नहीं सब ओपनिंग ही जाएंगे, नहीं जा सकते भाई, 2 ही ओपनर हो सकते हैं, किसी को मिडिल ऑर्डर में खेलना ही पड़ेगा। न्यूज चैनल में हर आदमी 9 बजे का शो नहीं ना कर रहा है, किसी एक को जिम्मेदारी मिली, मुझे मिली, मैं यहां 9 बजे कर रहा हूं, किसी को दूसरे चैनल मिली, वो वहां कर रहा है, सब 9 बजे नहीं ना कर रहे हैं। मारा पीटी थोड़ी चल रही है कि 9 बजे मैं ही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा काम। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये जो कल्चर है कि कुर्सी चाहिए तो चाहिए बॉस, यही पब्लिक को पसंद नहीं है। नेतृत्व के सामने कोई दबाव नहीं चलता, ये बीजेपी बार बार साबित कर रही है। और अगर कोई दावेदारी है तो वो पार्टी के अंदर के फोरम पर उठती है, बाहर नहीं आती, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि पार्टी के फैसलों से सभी सहमत या संतुष्ट हो जाए। ऐसा थोड़ी कि बीजेपी में लोग नाराज नहीं होते ही होंगे, लेकिन नेता अपनी नाराजगी खुलेआम जनता में सार्वजनिक करके फजीहत नहीं करते, ना अपनी ना अपनी पार्टी की कराते। पार्टी फोरम में इसको सुलझा लिया जाता है, लेकिन कांग्रेस में यह सब नहीं दिखता। कर्नाटक में ही दिखा कि कैसे सीएम पद के लिए खुलेआम मैसेजिंग करके लॉबिंग हो रही थी। नेतृत्व भी दबाव में था कि कहीं पार्टी ही ना टूट जाए, इसलिए सबको मनाने में लगे रहना पड़ता है। कर्नाटक के लिए कांग्रेस ने जो फाइनल डील तैयार की, उसके मुताबिक सोचिए डील तैयार करनी पड़ रही है, तुमको ये दे रहे हैं, तुमको वो दे रहे हैं। पब्लिक को क्या देंगे अभी उसकी चर्चा ही नहीं है, नेता को ही देने में लगे। डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम का पद देना पड़ा और 2024 के चुनाव तक प्रदेश अध्यक्ष बने रहने का ऑफर देकर मना लिया गया है, कहा जा रहा है, जिससे टकराव टल गया। क्योंकि डीके शिवकुमार सीएम पद के लिए अड़े थे और उन्हें 2.5 साल के सीएम पद का फॉर्मूला मंजूर ही नहीं था। कांग्रेस तो पहले दिन से ही उन्हें डिप्टी सीएम का पद ऑफर कर रही थी, लेकिन उनका कहना था कि अगर डिप्टी सीएम ही बनाना है तो वो सिर्फ विधायक बनकर ही खुश है। कांग्रेस को जिस बात का डर है वो बात यह है कि अभी कर्नाटक में वो चुनाव जीत गए, लेकिन लोकसभा की कोई गारंटी तो नहीं है, क्योंकि विधानसभा में रिजल्ट कुछ और होता है, लोकसभा में नरेंद्र मोदी का चेहरा जैसे सामने आता है, पब्लिक का मूड ही सेंटिमेंट ही पलट जाता है सबको लेकर। अभी कर्नाटक में जितनी सीटें जीती हैं और जो वोट शेयर उसे मिला है, उसके हिसाब से कर्नाटक में लोकसभा की सीटों पर अगर आप बढ़त को देखिएगा, कांग्रेस पार्टी अपना कैलकुलेशन कर रही है, और गलत नहीं है, उसको कैलकुलेशन करना चाहिए, लेकिन कुछ कैलकुलेशन मैं भी आपको बताऊंगा। अभी कांग्रेस को यह लग रहा है कि कांग्रेस को जितनी अभी विधानसभा में सीटें आई हैं, उसके हिसाब से 21 लोकसभा सीटों पर उसको बढ़त है, तो 21 पर बढ़त है। अगर आप विधानसभा सीट जो अभी कांग्रेस को आई है उसको लोकसभा सीट में कन्वर्ट करेंगे तो उसको लग रहा है बॉस हम 21 पर हैं। अच्छा, कुल सीट कितनी है कर्नाटक में लोकसभा की? 28 सीट है, तो उसको लग रहा है बॉस अगर हम 28 में से 21 पर बढ़े हुए हैं तो ये तो तगड़ा मामला है, फिर तो हम वहां जो 40-50 पर अटक जा रहे हैं, 21 अगर कर्नाटक से आ गई तो खेल कर देंगे। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो इस 28 में से 21 बीजेपी के पास है, सॉरी माफ कीजिएगा 25 बीजेपी के पास है। तो अभी जो कांग्रेस पार्टी उसको दिख रहा है कि भाई 25 बीजेपी के पास है, लेकिन अब हमने खेल कर दिया, इस तरह का उनका कैलकुलेशन। लेकिन वो ये कैलकुलेशन भूल रहे हैं कि जहां पर बात मोदी के चेहरे पर वोट पड़ने की होती है तो कोई कैलकुलेशन नहीं चलता भाई, वहां एक नाम चलता है नरेंद्र मोदी का, और ये 2 लोकसभा इलेक्शन में लोगों ने देख लिया। जैसे अगर आपको मैं 2019 का उदाहरण दूं, इसको देखिए आप, 2019 में कर्नाटक का ही उदाहरण दे रहा हूं कि कर्नाटक में क्या हुआ था। अगर आप देखेंगे बीजेपी का जो वोट शेयर है वो, अगर आप देखें 2019 कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर कितना था? 51%, जबकि 2018 विधानसभा में 2018 विधानसभा में बीजेपी का जो वोट शेयर था वो 36%। अब आप देख रहे हैं कहां 36% नरेंद्र मोदी का नाम आते 51% हो गया कर्नाटक के अंदर। तो कांग्रेस पार्टी सोच तो रही है कि भाई हम कर लेंगे, लेकिन वो कैसे करेंगे इसका कोई हिसाब नहीं। और ये कई राज्यों में होता है कि बीजेपी का वोट शेयर विधानसभा में कम रहता है, नरेंद्र मोदी का नाम आते एकदम रॉकेट बन जाता है। अब अगर विधानसभा के नतीजों को लोकसभा के नतीजों में बदलना है तो कांग्रेस यही चाहेगी कि पार्टी में कम से कम 2024 के चुनाव तक कोई टकराव ना हो, और इसलिए डीके शिवकुमार को मनाने में खुद सोनिया गांधी जुट गई थी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन आप यह भी देखिए कि कैसे टकराव नहीं होगा। उदाहरण देखिए, राजस्थान में ऐसे ही कांग्रेस ने 2018 में जीत के बाद अशोक गहलोत को सीएम और सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाकर यह सोचा था कि टकराव टल गया।
लेकिन अब ये टकराव अब तक चल रहा है और जब चुनाव बिल्कुल करीब है और हालत ये पहुंच गई कि गहलोत समर्थक और पायलट समर्थकों में मारपीट हो जा रही है। अजमेर में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के समर्थकों के बीच लात घूंसे चल गए भाई, जमकर मारपीट हो गई। कांग्रेस की सहप्रभारी अमृता धवन के सामने दोनों नेताओं के समर्थक भिड़ गए। इस झड़प में दोनों नेताओं के समर्थक जो हैं वो घायल हुए। जब दोनों पक्ष भिड़े तो पुलिस को बुलाना पड़ा, लेकिन पुलिस के सामने भी समर्थक नहीं रुके। मारपीट इतनी बढ़ गई कि कई समर्थकों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। जरा एक बार तस्वीर दिखाइए, ये दोनों सचिन पायलट और अशोक गहलोत के समर्थक हैं। देखिए कैसे जूतम पैजार हो रही है। अब ये हाल देखकर आप बताइए पब्लिक कैसे भरोसा करेगी बॉस कि ये लोग मिलकर लड़ लेंगे, नरेंद्र मोदी को हरा देंगे और उसके बाद हमारे बारे में सोचेंगे। यहां तो सब अपने बारे में ही सोचने में व्यस्त हैं। ये राजस्थान का उदाहरण देख लीजिए, दो बड़े नेता आपस में तो लड़ ही रहे हैं, मतलब वो मारपीट नहीं कर रहे, लेकिन राजनीतिक लड़ाई उनकी चल ही रही है, सचिन पायलट और गहलोत की। समर्थक जूता पैजार चल रही है। जिस पार्टी में ये सब चल रहा है वो 2024 में मोदी को हराने के सपने देख रही है बॉस, और कर्नाटक की जीत से उत्साहित हो रही है। लेकिन दूसरे नेता भी कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। वो देखना चाहे ना देखना चाहे उसकी मर्जी है, उसको वही वाला आईना चाहिए कि बता आईने कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर 2024 में, सर आप ही बनेंगे। तो वो आईना वो रख सकती है, लेकिन वो आईना सच नहीं बताता। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कांग्रेस का कर्नाटक जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कर्नाटक के नतीजों को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं 40 साल से यही ट्रैक रिकॉर्ड है। मीडिया का एक बार कुछ एजेंडाधारी माहौल ऐसा बना दिया जैसे पता नहीं कितना बड़ा गिनीज बुक में नाम चला जाएगा ऐसी जीत हासिल कर। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि कांग्रेस को ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2013 में भी कर्नाटक जीतकर कांग्रेस लोकसभा चुनाव हार गई थी। तो जो भी पॉलिटिक्स को करीब से देखता है वो ये समझ रहा है कि भाई विधानसभा चुनाव अलग है, लोकसभा चुनाव अलग है, नरेंद्र मोदी का चेहरा अलग है, लोकल स्थानीय लेवल पर कोई नेता है तो उसका हिसाब अलग है। पर नहीं, कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक एकदम से सीधा चांद पर हैं, उससे नीचे देख रहे हैं, अरे अभी देखो मैं आता हूं और मोदी को हराऊंगा। इसी से विपक्षी एकता की भी पोल खुलती है, जिसके बारे में बड़ी कोशिश की जा रही है कि नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए विपक्ष की सारी पार्टियां एक हो जाएं। इन्हीं कोशिशों में अब कांग्रेस कर्नाटक में सीएम पद के शपथ ग्रहण कार्यक्रम से विपक्ष के नेताओं को बुला रही है कि भाई हम एकता दिखाएंगे। सूत्रों के मुताबिक जिन नेताओं को शपथ ग्रहण में 20 मई को इन्विटेशन मिल गया है उनमें चौंकाने वाले नाम हैं। कौन कौन जा रहा है? इनविटेशन मिला किसको किसको मिला? जिसमें ममता बनर्जी का भी नाम है। ममता बनर्जी को बुलाया, जो ममता बनर्जी राहुल गांधी को बीजेपी की टीआरपी बताती हैं, जो राहुल गांधी ममता बनर्जी को मंच पे खड़े होकर बीजेपी की बी टीम बताते हैं, अब उनकी दोनों की पार्टियां शपथ ग्रहण में मिलेंगी। पब्लिक अलग कंफ्यूज कि बॉस क्या है, ममता बनर्जी अगर बीजेपी की बी टीम है तो क्यों बुला रहे हो शपथ ग्रहण में, और अगर राहुल गांधी जो है वो नरेंद्र मोदी की टीआरपी है तो ममता जी को क्यों जाना चाहिए? लेकिन बुला रहे, जब जहां जैसे मन वैसे दोस्ती। केसीआर जो कह रहे हैं भाई कर्नाटक की जीत कोई बहुत बड़ी जीत नहीं, उनको भी बुलाए। अखिलेश यादव जो सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई हमको कांग्रेस के साथ लड़ना ही नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको भी बुला रहे हैं। मतलब कांग्रेस ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि देखो तुम हमको मानो न मानो लेकिन हम तुमको साथ लेकर चलने को तैयार। अच्छा, इसमें एक और बड़ी चीज है, जिनको अभी न्योता नहीं मिला है, हो सकता है आगे मिल जाए, अभी न्योता नहीं मिला है, उसमें विपक्ष के एक नेता हैं, उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। अब बताइए, अब अरविंद केजरीवाल की एक प्रवक्ता जो है वो डीके शिव कुमार का कैसे ट्विटर पे मजाक उड़ा रही थी, मैंने आपको दिखाया ही था। अब उस चक्कर में केजरीवाल जी को अभी तक न्योता ही नहीं गया। अब बताइए कोई तरीका है? विपक्ष पार्टी करेगा और केजरीवाल जी क्या करेंगे फिर? मुझे तो लगता है केजरीवाल जी को अपने शीश महल के गार्डन में एक अपनी पर्सनल पार्टी रख लेनी चाहिए। जब तुम नहीं बुलाओगे तो क्या हम यहां पार्टी करेंगे। लेकिन हो सकता है चला जाए, अब पाठशाला देख के हो सकता है लोग कहें कि नहीं बुला ही लो जी।
विपक्ष की पूरी कोशिश यह है कि 2024 में कोई थर्ड फ्रंट ना रहे, दो ही फ्रंट रहे, एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ पूरा विपक्ष। इसी कोशिश में 200 सीटों वाला भी एक फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस को इस बात पर राजी किया जा रहा है कि भाई कांग्रेस सिर्फ उन्हीं 200 सीट पर फोकस करे, उन्हीं 200 सीट पर चुनाव लड़े जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर हो। बाकी 300 प्लस सीट जहां जहां विपक्ष की दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, वहां पर कांग्रेस समेत दूसरे दल उन्हें सपोर्ट करें। यह फॉर्मूला लेकर नीतीश कुमार ममता बनर्जी के पास भी गए थे, जिस पर ममता बनर्जी ने सहमति जता दी, क्योंकि भाई वो बंगाल के बाहर कहीं है ही नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तो बंगाल में लड़ूंगी। वैसे भी वो वहीं लड़ती, बाहर लड़ती तो हार ही जाती। तो उन्होंने कहा मैं बाहर वाला छोड़ देती हूं, क्योंकि उनका बाहर का छोड़ने में कोई उनको दिक्कत नहीं है। इसी के बाद ममता बनर्जी ने पटना में विपक्षी नेताओं को एक रैली बुलाने के लिए कहा था, जैसे 1970 के दशक में जेपी आंदोलन में हुआ। कर्नाटक की जीत के बाद ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस के खिलाफ अपने तेवर नरम कर लिए। अखिलेश ने भी कहा कि जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां कांग्रेस को पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन कर्नाटक के बाद कांग्रेस को बूस्टर डोज मिल गया है। उसके लिए मुश्किल है कि कांग्रेस इस बात के लिए राजी हो जाए कि वो पूरे देश में चुनाव नहीं लड़ेगी और 200 सीट पर सिमट जाएगी। और अगर 200 सीट पर ही लड़ेगी, उसमें से कुछ ना कुछ तो हारेगी। मान लीजिए 160 जीत गई, 170, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए इतना जीत गई, तो राहुल जी पीएम कैसे बनेंगे भाई? क्योंकि जितने इधर उधर वाले हैं वो कहेंगे कि भाई 272 तो तुम मेरे बिना पहुंचोगे नहीं, फिर मामला वहां गड़बड़ा जाएगा। जिन 200 सीटों की बात हो रही है और जहां बीजेपी और कांग्रेस का मुख्य मुकाबला होता है, उन सीटों पर 2019 और 2014 का आंकड़ा देखिए। 2019 में भाई यही ख्वाब दिखाया जा रहा ना कि 200 सीट जहां पर डायरेक्ट फाइट, ठीक है। अब अगर आप इसको देखेंगे 2019 का लोकसभा चुनाव, इन 200 सीटों में से जहां बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर थी, बीजेपी कितनी जीती? बीजेपी जीती 178 और कांग्रेस जीती 16, मात्र 16, और अदर्स जो है वो जीते 6। अब है 2014 का लो एग्जाम्पल देखिए, वो 200 सीटें जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर थी। यहां बीजेपी जीती थी 168, 168 सीट, कांग्रेस 25 जीती थी 25, और अदर्स जो हैं उनके खाते में गई थी 7 सीट। अब आप बताइए, जो कांग्रेस पार्टी अभी अभी कर्नाटक जीती है, उसको आप कह रहे हैं कि यही 200 सीट पे आप लड़ लीजिए जहां आपका डायरेक्ट मुकाबला है, और वो भाई लोगों को वहां डायरेक्ट मुकाबले में 16 और 25 सीट आई है 2 बार के चुनाव में, वो लड़ेंगे? ओके हट, ये 25 है, अभी तो कम से कम इस बार 50 पार हुआ था। अगर ये 25 में 2016-14 में और 2019 में 16 हो गए, तो क्या कांग्रेस पार्टी 7-8 सीट पर आएगी क्या? तो ये 200 सीट वाला फॉर्मूला क्यों कांग्रेस को स्वीकार नहीं होगा? ये भी देखिए, उनको कहां राहुल गांधी को पीएम बनाना है, ये कह रहे 200 पे ही लड़िए। क्या डबल डिजिट में भी नहीं आने देंगे क्या कांग्रेस को ये लोग? जिन राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है, वो राज्य कौन से हैं? कर्नाटक 28 सीट, मध्य प्रदेश 29 सीट, राजस्थान 25 सीट, छत्तीसगढ़ 11 सीट, असम 14 सीट, गुजरात 26 सीट। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल, गोवा, अरुणाचल, मणिपुर जैसे भी कुछ राज्य। लेकिन अब यही सारा समीकरण विपक्ष जो है वो रोज बैठ के कुछ ना कुछ बना रहा है। एक काम करते हैं, इसमें कुछ ये मिलाते हैं तो वो मिलाएंगे तो बिरयानी बन जाएगी। लेकिन चिकन किसी के पास है ही नहीं और ना मसाले, लेकिन बनानी बिरयानी। तो फिलहाल तो आप ख्वाब पका रहे हैं, पब्लिक देखिए क्या पकाती है।